नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल रुद्र एजुकेशन हब। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं आर्कियोलॉजी और हिस्ट्री के एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हड़प्पा सभ्यता के कुछ बड़े ही महत्वपूर्ण पुरास्थलों की डिटेल डिस्कशन के बारे में। दोस्तों, आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार हड़प्पा सभ्यता संबंधित जितने महत्वपूर्ण पुरास्थल हैं, चाहे दोस्तों हम शुरुआत करें हड़प्पा से, फिर दोस्तों मोहनजोदाड़ो, लोथल, कालीबंगा, चनहूदड़ो, रोपण, जितने महत्वपूर्ण पुरास्थल दोस्तों आप सुनते हैं, हर एक महत्वपूर्ण पुरास्थलों को दोस्तों उनसे संबंधित जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको दोस्तों हम एक एक वीडियो के माध्यम से समझने और जानने का प्रयास आपके साथ करेंगे। तो इसके पहले कि दोस्तों आज के सेशन की हम शुरुआत करें, आज के वीडियो की दोस्तों हम शुरुआत करें, जल्दी से दोस्तों एक बार हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आप सभी के पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंचते रहे। क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं चैनल के माध्यम से लगातार आप सभी को आर्कियोलॉजी और हिस्ट्री से संबंधित जो कंटेंट है आप सभी को प्रोवाइड किए जाते हैं। ऐसे में दोस्तों हम लगातार आप सभी के लिए हिस्ट्री से संबंधित, आर्कियोलॉजी संबंधित जो कंटेंट है, लाइव क्लासेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट सीरीज, पीडीएफ नोट मटेरियल, डाउट सेशन, सभी प्रकार के जो कंटेंट दोस्तों आप सभी तक साझा करते हैं। और साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि यदि दोस्तों आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट या फिर आपके दोस्तों कैंडिडेट जो कि सीईटी पीजी या फिर यूजीसी नेट आर्कियोलॉजी और हिस्ट्री का प्रिपरेशन कर रहा है दोस्तों, तो दोस्तों आप हमारे ऐप को, रुद्र एजुकेशन हब को हमारे प्ले स्टोर से डाउनलोड जरूर करें। वहां पे दोस्तों आपको हमारे जितने भी लाइव बैचेस हैं, मॉक टेस्ट सीरीज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, पीडीएफ नोट्स मटेरियल, सब कुछ दोस्तों आपको वहां पे मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों करते हैं वीडियो की शुरुआत। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले दोस्तों आप लोग वीडियो जरूर देखते हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो मैं निवेदन जरूर करूंगा कि आप लोग जरूर कर लें, जिससे कि दोस्तों आने वाले सभी वीडियोस की इंफॉर्मेशन आप सभी तक सीधा पहुंचती रहे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता के एक महत्वपूर्ण पुरास्थल हड़प्पा के बारे में। अब इसके पहले कि दोस्तों हम हड़प्पा की बात करें, हड़प्पा के बारे में जानकारी दें, हम यहां पे दोस्तों आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देंगे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई, इस पे काम किसने किया था, इन सभी चीजों के बारे में ध्यान रखिएगा। हड़प्पा जो पुरास्थल है, ठीक है, ये जो हड़प्पा पुरास्थल देख रहे हो, इसी के नाम के आधार पे आप देखते हो कि नाम क्या पड़ा, हड़प्पा सभ्यता पड़ा। लेकिन क्या ये हड़प्पा सभ्यता के अलावा भी कोई अन्य नाम है क्या? तो आप सिंपल सी चीजें हैं, आप जानते हो, हम उसे ही हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अलावा यही जो सभ्यता है वह सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है, या फिर इसे जो है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। सिंधु घाटी सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा यही जो है आपकी कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जानते हैं, इसे हम कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। यही आपका काल प्रथम नगरीय क्रांति का काल जाना जाता है। प्रथम नगरीय क्रांति का काल के रूप में जो है इसे हम जानते हैं, ठीक है। और वर्तमान समय में जो सबसे प्रचलित नाम है वह नाम क्या है? सिंधु सरस्वती सभ्यता। क्या है बेटे? सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से हम इसे जानते। तो ये आपके अलग अलग नामकरण जो है इस सभ्यता के हमें देखने को मिलते हैं। अब ऐसा क्यों है, क्या कारण है ऐसा? तो ध्यान रखिएगा बेटे, जब हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं तो ये नाम क्यों पड़ा? अब देखिए, आर्कियोलॉजी में कुछ फंडामेंटल रूल्स हैं, और फंडामेंटल रूल ये कहता है कि जिस पुरास्थल से किसी पुरावशेष, किसी संस्कृति, किसी सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है तो उसका नामकरण उस पुरास्थल के आधार पर किया जाता है। ये सबसे बेसिक रूल है। इसीलिए आप जितनी भी चीजें देंगे, जैसे आपने आहार संस्कृति का नाम सुना, आपने कायथा संस्कृति का नाम सुना, आपने जोरवे संस्कृति का नाम सुना, आपने मालवा संस्कृति का नाम सुना, तो अलग अलग जगहों से, पुरास्थलों से प्राप्त होने के आधार पर उनका नामकरण ये किया गया। ऐसे कुछ जो जमाव हैं, ठीक है, आपने डिडवाना जमाव सुना होगा,
ठीक है, आपने जायल जमाव सुना होगा, आपने अमरापुरा जमाव सुना होगा। तो ये सब जो जमाव हैं वो उन पुरास्थलों से सबसे पहली बार प्राप्त हुए, उसके आधार पर उनका नामकरण किया गया। ठीक वैसे ही हड़प्पा सभ्यता नाम कैसे पड़ा, क्योंकि 1921 में पहली बार इस पुरास्थल की खोज जो है दयाराम साहनी ने किया था, और इसी पुरास्थल से पहली बार जो है हमें किसकी जानकारी मिली थी, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी मिली थी। इस सभ्यता की जानकारी मिली थी जिसके वजह से इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा था। दूसरा, हम इसे सिंधु सभ्यता या फिर सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहते। अब भैया यदि आप इनकी पुरास्थलों को देखो, वो भी कब, 1947 से पहले की कहानी, तो अब आपको दिखेगा कि इसकी जो मुख्यतः पुरास्थल है वो सभी पुरास्थल मुख्यतः किन नदियों के आसपास हमें देखने को मिलेंगे। तो जो सिंधु नदी है, जो इंडस रिवर है, उसके किनारे आपको इनके मुख्य पुरास्थल देखने को मिलेगा। तो इनके जो मुख्यतः पुरास्थल वो कहां पर हैं, इस सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यही कारण है कि मैक्सिमम ऑफ द आर्कियोलॉजिकल साइट लोकेटेड एट द बैंक ऑफ इंडस, सो दैट्स व्हाई द नेम ऑफ द सिविलाइजेशन इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो क्योंकि इनके पुरास्थल मुख्यतः सिंधु नदी के तट पर स्थित है, इसीलिए इसका नाम सिंधु सभ्यता या फिर सिंधु घाटी की सभ्यता में दिखाई देता। अब 1947 में, अब आप देख रहे हैं 1947 के पहले हमारा भारत अखंड भारत था। पहले हमारा भारत जो है वो अखंड भारत था। अब अखंड भारत तो फिर वैसे भी नहीं कह सकते, क्योंकि अखंड भारत में बहुत सारे जो क्षेत्र हैं, ठीक है, वो हमारे भारत में आएंगे, उसको तो छोड़िए। खैर, पाकिस्तान हमारा पार्ट था। अब जैसे 1947 होता है, पाकिस्तान का और भारत का विभाजन होता है, और मुख्यतः जो पुरास्थल जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थे वो कहां चले गए, पाकिस्तान चले गए। तो बचा क्या भारत में, न के बराबर पूरास्थल। ऐसे में 1947 के बाद जब नए सिरे से भारत में खोज किया गया कि नहीं भैया हम भी खोजें, हमारी तरफ भी पूरास्थल हैं क्या, तब पता चला और आश्चर्यजनक परिणाम निकला कि जिस सभ्यता को हम नदी के कारण प्राप्त होने की वजह से सिंधु सभ्यता कह रहे थे, क्योंकि मुख्यतः पुरास्थल कहां मिल रहे थे, सिंधु नदी के तट पे, उससे कहीं ज्यादा पुरास्थल की जो स्थिति है वो हमें सरस्वती नदी के तट पर दिखाई देती है। वही सरस्वती नदी है जो वर्तमान में विलुप्त प्राय है, एक प्रकार से जमीन के नीचे है। ठीक है, ये ऊपर आपको जैसे अन्य नदियां दिखाई देती हैं, गंगा यमुना, वैसे आपको दिखाई नहीं देती। जमीन के अंदर इसका अभी भी अस्तित्व बना हुआ है और उसकी पुष्टि नासा ने भी की है। तो उसी सरस्वती नदी के तट पे ये सभी पुरास्थल जो नए खोजे गए, उनके जो प्रमाण है वो देखने को मिलते हैं, जिनकी संख्या सिंधु घाटी के किनारे प्राप्त होने वाले पुरास्थलों से कहीं ज्यादा थी। इसीलिए इस सभ्यता का नाम वर्तमान समय में सिंधु सरस्वती सभ्यता पड़ा, अर्थात सिंधु नदी के भी तट पे, सरस्वती नदी के भी तट पे प्राप्त होने वाली सभ्यता सिंधु सरस्वती सभ्यता। इसको कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि इस काल में यदि आप उपकरणों को देखेंगे, इस काल में बनने वाले आप टूल्स को देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इस काल में जो उपकरण है वह टीने और तांबे को आपस में मिला के एक मिश्र धातु बना रहे हैं, जिसका नाम है कांसा, जिसका नाम है ब्रॉन्ज। और यह काल जो है आपका, इस काल में सबसे ज्यादा इस प्रकार के उपकरण दिखाई देते हैं, कांसे के बने हुए आपको स्कल्पचर दिखाई देते हैं। आप जब नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो की बात करते हो बेटे, वो भी उसी चीज की बनी है। इसीलिए क्योंकि इस काल में चीज मेटल के उपकरण ज्यादा मिले हुए, इसलिए इसको हम कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जानते। वहीं पे प्रथम नगरीय क्रांति का काल क्यों करें, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता कब आ रही है, नव पाषाण काल कंप्लीट हो रहा है और हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत हो रही है। और इसका प्रमाण हमें कहां से मिला है बेटे, जो मेहरगढ़ है। ठीक है, मेहरगढ़ ऐसा पुरास्थल जो बताता है कि कैसे नव पाषाण काल से जो है किसका डेवलपमेंट हो रहा है, किसका विकास हो रहा है, किसका उद्भव हो रहा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ठीक है, तो आरंभिक हड़प्पा सभ्यता और नव पाषाण काल के बीच में जो पुरास्थल हमें जानकारी देता है वो है आपका मेहरगढ़। और यहां से आप देखेंगे कि नव पाषाण काल तक मनुष्य नगर जीवन में नहीं है, नगरीय जीवन नहीं है, उसका शहरी जीवन नहीं है। वो क्या है, वो पूर्ण रूप से घास फूस के झोपड़ियों में, मिट्टी के अंदर, गड्ढों के अंदर जो है वो निवास कर रहा है। लेकिन अब देखेंगे कि यहां पे आपको पहली बार सभ्यता में, इस सभ्यता में नगरों के विकास दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े घरों का निर्माण दिखाई दे रहा है, वेल सेटल्ड आपके रोड दिखाई दे रही हैं, आपकी अच्छी जल निकासी व्यवस्था दिखाई दे रही है। ठीक है, तो सब कुछ अपने आप में विशिष्ट है। तो इस प्रकार के नगर का प्रमाण हमें पहली बार दिखाई दे रहा है। तो फर्स्ट अर्बनाइजेशन पीरियड, प्रथम नगरीय क्रांति का जो काल है वह हमें इसी सिंधु घाटी सभ्यता को कहते हैं। तो यह नामकरण है। ठीक है,
ये अब आपने समझ लिया। उम्मीद करते कि ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा। देखो बेटा, पढ़ना ऐसे है कि दूसरों को पढ़ा सको। हमेशा ध्यान रखो, आपके अंदर हमेशा ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हमेशा टॉपिक आप ऐसे तैयार करें, यदि एक बार आपने पढ़ लिया तो सामने वाले को यदि हम चाहें तो उस टॉपिक पे पढ़ा सके, हम उन चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। क्योंकि जब तक हम अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको तब तक डाउट रहेगा, तो पढ़िए ऐसा कि दूसरों को पढ़ा सकिए, समझिए ऐसा कि दूसरों को समझा सकिए। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। और यदि ये चीजें आपके दिमाग में बैठ गई कि हमें ऐसे पढ़ना है कि भी कोई दूसरा हमसे पूछ रहा है तो उसके छोटे छोटे पॉइंट को, छोटे छोटे चीजों को हम जो उसको क्या करते हैं, एक्सप्लेन कर सके इस चीज को। जिस दिन आपने समझ लिया मामला सब सेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये देखा, हड़प्पा जिस पुरास्थल का राजधानी के रूप में जाना जाता है, आप सभी जानते हैं। राजधानी किसने कहा? स्टुअर्ट पिगट ने कहा था। उनकी एक बुक है प्री हिस्टोरिक इंडिया, जिसमें उन्होंने जो है कि दो पुरास्थलों को, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा को, हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहकर संबोधित किया है। ठीक है, तो हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के राजधानी के रूप में जानी जाती है। अब ऐसा नहीं है कि 1921 में सीधे दयाराम साहनी आ रहे हैं और कह रहे हैं कि ना यही है कि जो हम खोजेंगे ये पुरास्थल। ना 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 ना, ऐसा मत कहना। 1921 से पहले लंबी कहानी चली आ रही है। इसका लंबा इतिहास है। 1826 में पहली बार हड़प्पा के बारे में किसने मेंशन किया? चार्ल्स मैसन ने। किसने? चार्ल्स मैसन। ठीक है, उसके बाद अलग अलग लोगों ने इस पे काम किया है। आपके ब्रंटन बंधु हैं, जॉन ब्रंटन, ब्रिलियन ब्रंटन ने काम किया है। ठीक है, तो अलग अलग लोगों ने इसमें काम किया, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, बस आपको जो ब्रीफ इंफॉर्मेशन है, चार्ल्स मैसन ने जो है कि यहां पे हड़प्पा सभ्यता पे सबसे पहली जानकारी 1826 में दे दिया था। खोज कब की जा रही है? 1921 में, लगभग 100 वर्षों बाद। उस बीच में एलेक्जेंडर कनिंघम को भी हड़प्पा सभ्यता के बारे में एक जानकारी मिलते मिलते रह गई। उनको विश्व अंकित मुहर का प्रमाण मिला। लेकिन कनिंघम के काल की पता है सबसे बड़ी गलती क्या है? एलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें हम भारतीय पुरातत्व के पितामह के रूप में, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के रूप में जानते हैं, उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती क्या की थी? कि उनके हाथ में होता है ना कि मुंह को आया लेकिन खा नहीं पाए, कहावत है ना, तो वही वाली स्थिति है कि उनके हाथ में सिंधु घाटी सभ्यता की मुहर थी, लेकिन इसके बावजूद उनको यह नहीं पता चला कि ये कोई सभ्यता जो है, ये जो आपका पुरावशेष है, ये किसी बहुत प्राचीन सभ्यता का पुरावशेष है। उनको लगा कि कुछ नए जानकारी है, कुछ ही वर्ष पुराना होगा, उसको उन्होंने इग्नोर कर दिया। यदि वो उसकी इंपॉर्टेंस को समझे होते तो जो पुरास्थल या फिर जो सभ्यता 1921 में खोजी गई थी, वो 1853 के दौरान जब उनको वो मुहर मिली थी, तभी उस सभ्यता की खोज हो गई होती। और ये उनके जीवन की सबसे बड़ी विफलता थी कि उनके हाथ में भी आया, लेकिन वो जो है, ठीक है, वो नहीं कर पाए उसकी खोज। खैर, तो अब हम आते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा जो पुरास्थल, ये कहां पर स्थित है? तो यह रावी नदी के बाएं तट पे बेटे, ध्यान रखिएगा, दाएं और बाएं। आजकल बड़ा ये पैटर्न चल रहा है आपके एग्जाम में। पहले तो केवल नदी पूछता था कि किस नदी के तट पर स्थित है, लेकिन अब थोड़ा सा क्या हो गया है कि आप लोगों का जो वो है ना, क्या कहते हैं, एग्जामिनर जो है वो काफी कंफ्यूज रहता है और आप लोगों को भी चाहता है कि वो खूब अच्छे से कंफ्यूज करे। इसीलिए वो लगातार इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछता है कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो, उसमें उलझे। और इसीलिए जितने महत्वपूर्ण पुरास्थल हैं वो दाएं हैं, बाएं हैं, ऐसे करके पूछेगा। ठीक है, तो ऐसे में जो आपका पुरास्थल है रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। कहां पर है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में माउंट गोमरी जो जिला है वहां पर स्थित है। खोजा किसने था? तो यह जो पुरास्थल है 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया। और यहां पर उत्खनन काम किसने किया? तो सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में। सर जॉन मार्शल उस समय जो हमारी और आपकी ASI थी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसके डायरेक्टर जनरल के रूप में उस समय दिखाई देते हैं। ठीक है, सर जॉन मार्शल 1902 में डायरेक्टर जनरल बनते हैं और 1928 में जो है ये रिटायर होते हैं। ठीक है, तो जब ये सभ्यता खोजी गई थी तो उस समय आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन थे ASI के महानिदेशक? तो वो थे आपके सर जॉन मार्शल। और सर जॉन मार्शल के ही नेतृत्व में दयाराम साहनी ने 1923-1924 में यह उत्खनन किया।
और उनके बाद यहां पर उत्खनन जो है वह माधव स्वरूप वत्स, जिनको आप MS वत्स के रूप में जानते हो, उनके द्वारा किया गया। और तथा इनके वत्स के पश्चात जो है यहां पे 1946 में सर मार्टिमर व्हीलर ने भी जो है यहां पे उत्खनन का काम किया। और उसके पश्चात 1964 और 1965 में जो है कि जॉर्ज डेल्स के द्वारा जो है यहां पर उत्खनन किया गया था। और यहां पे यदि हम नए उत्खनन की बात करते हैं तो वह आपके JM केनॉयर और मिडो ने जो है अभी हाल ही में हड़प्पा में जो नए उत्खनन है वह कराए हैं, और जिसके द्वारा हड़प्पा की जो तिथि है वह 3300 ईसा पूर्व तक निर्धारित की गई है। यदि आपको हड़प्पा सभ्यता की टाइमिंग पता होगी तो हड़प्पा सभ्यता को हम 3 कालों में बांटते हैं, आप सभी जानते हैं, ठीक है। यदि हम हड़प्पा सभ्यता की बात करें बेटे, ठीक है, तो ये जो हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता जिसकी हम बात कर रहे हैं, यह हड़प्पा सभ्यता को आप 3 कालों में बांट के समझ सकते हैं। क्या क्या भैया? तो प्रारंभिक हड़प्पा काल, ठीक है, प्रारंभिक हड़प्पा काल, ठीक है। इसके अलावा विकसित हड़प्पा काल, विकसित हड़प्पा काल, ठीक है, और उत्तर हड़प्पा काल, अर्ली हड़प्पन पीरियड, मैच्योर हड़प्पन पीरियड और लेट हड़प्पन पीरियड। ये 3 कालों के रूप में दिखाई दे। तो तीनों का काल अपना अलग अलग है, उसकी टाइमलाइन अलग अलग है, ठीक है। कैसे ये आपके लगभग, यदि आप प्रारंभिक हड़प्पा काल को कहेंगे तो अभी जो इसकी डेटिंग है वो 3300 से लेकर 3500 ईस्वी तक, ईसा पूर्व तक जो है जाती है। ये जो आपके विकसित हड़प्पा काल है लगभग 2500 से लेकर 1750 के आसपास तक, 1600 के आसपास तक जाता है। और उसके बाद जो है आपके उत्तर हड़प्पा का काल हमें देखने को मिलता है। तो ये 3 काल हैं जो कि अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। और यहां पे उत्खनन का काम शुरुआत किया था दयाराम साहनी ने 1923-1924 में, बाद में माधव स्वरूप वत्स ने किया, फिर 1946 में मार्टिमर व्हीलर ने किया। मार्टिमर व्हीलर के बाद जो है यहाँ पे 1964-1965 में जॉर्ज डेल्स ने किया। अभी हाल ही यहाँ पे जो उत्खनन है वो JM केनॉयर और मिडो ने किया। और इसके द्वारा जो डेटिंग है आपके हड़प्पा की वो 3300 ईसा पूर्व तक जो है जा रही है, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें कि यह जो पुरास्थल है इसकी विशेषता क्या है, यदि आप हड़प्पा को देखेंगे तो यह एक प्रशासनिक नगर जैसा जो है हमें देखने को दिखाई देता है। कैसा? एक प्रशासनिक नगर के रूप में जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी के रूप में जो है देखने को मिलता है। और इस पुरास्थल की सुरक्षा की दृष्टि से जो किलेबंदी है, जो फोर्टिफिकेशन की व्यवस्था है, वहां पर व्यापक रूप में जो है देखने को मिलता है। यदि आप इस हड़प्पा पुरास्थल को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हड़प्पा की उत्तर और पश्चिमी दिशाओं में प्रवेश जो और निर्गमन हेतु 2 दरवाजों के भी जो प्रमाण हैं वह देखने को मिलते हैं। और इनकी विशेषता क्या है कि हड़प्पा के जितने भी घर मिले हुए हैं उन सभी में टॉयलेट्स के, शौच के स्थानों के भी अवशेष मिले हुए हैं, जिससे पता चलता है कि आज से हजारों साल पहले जो हमारे जो पूर्वज थे, जो हड़प्पा सभ्यता निवासी थे, वो अपने आप को किस प्रकार से सजग रखते थे कि शौच इत्यादि जो है वो घरों में किया जाना चाहिए, खुले में नहीं। लेकिन आजकल के आप लोगों को देख लें कि किस प्रकार से वो कहीं पर भी खुले में जाकर जो है आराम से जो शौच है वो अपनी उसकी जो क्रिया है उसको अंजाम देते हैं, ठीक है। मामला जल्दी से निपटा के खाली हो जाते हैं। उनको ये फर्क नहीं पड़ता कि उनकी सिटी गंदी हो रही है, उनका नगर गंदा हो रहा है, उनसे इससे उनको फर्क नहीं पड़ता। वो खुले स्थानों में आप खासकर देख लीजिए जहां पे भीड़ भाड़ वाले इलाके, आप रेलवे देख लीजिए, आप कई ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाके जहां पे भीड़ ज्यादा होती है उसके आसपास में आपको पान थूका हुआ मिल जाएगा। जो बच्चे पान खाते हैं, गुटखा खाते हैं, ठीक है, वो आपको थूके हुए जगह जगह पर दिखाई देंगे। खासकर यदि आप यूपी के क्षेत्रों में चले जाएं, बिहार के क्षेत्रों में चले जाएं, ऐसे क्षेत्र जहां पे पान खाने वालों की संख्या ज्यादा है, आप देखेंगे उसके प्रमाण आपको हर जगह दिखाई देंगे। तो कहने का मतलब यह कि आज से हजारों साल पहले हमारे जो पूर्वज थे उनको ये पता था कि नहीं, शौच इत्यादि की जो प्रक्रिया है वो निश्चित स्थानों पे, बंद स्थानों पे किया जाना चाहिए। उसके लिए उन्होंने शौचालय का जो निर्माण है वो अपने यहाँ कराया था। लेकिन अभी भी हमारे यहाँ पर जो है किस प्रकार की जो चीजें हैं आप खुलेआम होते हुए देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा यदि आप हड़प्पा सभ्यता के उपनामों की बात करते हैं तो हड़प्पा को तोरण द्वार का नगर कहा गया है, गेटवे सिटी के रूप में जो है इसे हम जानते हैं। इसे सैंधव सभ्यता का अर्ध औद्योगिक नगर की भी संज्ञा दी जाती है।
सेमी इंडस्ट्रियल सिटी भी कहा जाता है। ठीक है, अर्ध औद्योगिक नगर की भी संज्ञा दी जाती है। तोरण द्वार का गेटवे सिटी का नाम दिया जाता है। पिग्गट ने हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को सिंधु सभ्यता के जुड़वा राजधानी कहा। ट्विन कैपिटल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा है, किसने कहा है? स्टुअर्ट पिग्गट ने कहा है। मैंने वीडियो की भी शुरुआत में बताया था। मार्टिमर विलर ने ऋग्वेद में वर्णित हरियूपिया की पहचान हड़प्पा से की है। यह आपके एग्जाम का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हरियूपिया की पहचान किससे की जाती है? तो हरियूपिया की पहचान हड़प्पा से की जाती है और इसका उल्लेख हमारे वेदों के सबसे प्राचीनतम वेद जो ऋग्वेद है उसमें देखने को मिलता है। ठीक है, जरा अच्छा हमें यह भी बताइए तो ऋग्वेद में किस नदी को नदीतमा कहा गया है? नदीतमा। ठीक है, बताइए जरा हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि हड़प्पा से जानकारी कैसे मिली, तो 1826 में सर्वप्रथम हड़प्पा टीले का जो उल्लेख है वह चार्ल्स मैसन ने किया था और यहां से एक टीला मिला है जिसे ब्रिटिश पुराविद विलर ने माउंट एबी कहा है। ठीक है, तो हड़प्पा से प्राप्त मिलने वाले एक टीले को मार्टिमर विलर ने माउंट एबी कहकर डिनोट किया, उसको आइडेंटिफाई किया और इसके बारे में पहली जानकारी चार्ल्स मैसन ने 1826 में दिया था। ठीक है, एक अन्य टीले का भी प्रमाण यहां से मिला है जिसे हम माउंट एफ के नाम से जानते हैं और माउंट एफ जो है मोटे तौर पे शिल्प की गतिविधियों के लिए जुड़ा हुआ एक उत्तरी उपनगर जैसा जो है देखने को मिलता है। और इसी एफ टीले पर हमें अनाज कूटने वाले 18 वृत्ताकार जो चबूतरे हैं, ठीक है, आपके 18 सर्कल टाइप जो आपके प्लेटफॉर्म हैं, सर्कुलर प्लेटफॉर्म हैं, वह हमें यहां से देखने को मिले हुए हैं इसी माउंट एफ से, जहां पर क्या होता था? अनाज को कूटा जाता था। ठीक है, इसके अलावा कुल 15 इकाइयों में या फिर मकानों वाला जो श्रमिक आवास है, जो लेबरर्स रूम है, वह भी आपको इसी हड़प्पा के पुरास्थल से देखने को मिला हुआ है। एवं 6 की खानों में 2 पंक्तियों में अर्थात कुल 12 इकाइयों में विभक्त जो अन्नागार है, जो ग्रेनरी है, वह भी मिला हुआ है जैसे आपने यह बनाया। ठीक है, तो कुल 6 की, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 और 6, वैसे ही तो कुल 6 के भाग में जो है डिवाइडेड। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6, तो कुल 6 की 2 पंक्तियां हैं, 6 इधर, तो कुल 12 की इकाइयों में विभक्त जो ग्रेनरी है, जो अन्नागार है, उसका प्रमाण जो है हमें हड़प्पा से देखने को मिला हुआ है। इसी हड़प्पा से यहीं पे जो है आपकी ओखली पर जले हुए गेहूं एवं जौ के जो प्रमाण हैं, कि जो भूसी के जो साक्ष्य हैं वह मिले हुए हैं। और अन्नागार के जो दरवाजे हैं, ये जिस ग्रेनरी के जो दरवाजे हैं, वह आपके उत्तर दिशा में नदी की ओर जो है खुलते हुए हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें तो हड़प्पा के जो निचले नगर के जो क्षेत्र हैं उसको माउंट ई की संज्ञा दी जाती है। ध्यान रखिएगा, नाम याद रखते जाइए। माउंट ए बी आपने देखा जिसको मार्टिमर विलर ने कहा, फिर आपने माउंट एफ के बारे में देखा जहां से आपने देखा कि किस प्रकार से आपको शिल्प इत्यादि की जो गतिविधियों का जो प्रमाण है वह आपको वहां से मिल रहा है। ठीक है, किस प्रकार से वहां पे अन्य जो आपकी स्थापत्य संरचना के प्रमाण है वह मिल रहे हैं। और अगला है आपका माउंट ई, जो कि हड़प्पा के जो लोअर सिटी है उसके बारे में हमें जानकारी देता है। अब आपको एक मैं बता दूं कि जब आप इंडस वैली सिविलाइजेशन बेटे पढ़ रहे हो, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हो, तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर हुआ करते थे यह मुख्यतः 2 भागों में बटा हुआ करते थे। जब आप सिंधु घाटी सभ्यता के स्थापत्य संरचना को पढ़ो तो ये बात हमेशा दिमाग में रखा करो। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर है वो हमेशा 2 भागों में बटे होते थे, एक उच्च नगर, ठीक है, उच्च नगर, और दूसरा निम्न नगर। निम्न नगर, जो उच्च नगर होता था उसको संज्ञा दिया जाता था सिटाडेल का, किसका? सिटाडेल का। और लोअर नगर, जिसको निम्न नगर को लोअर सिटी के रूप में, लोअर नगर के रूप में हम जानते। अब सिंपल तो कॉन्सेप्ट ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगर 2 भागों में बटे होते थे, एक हाई क्लास सोसाइटी के लिए सिटाडेल और लोअर क्लास सोसाइटी के लिए लोअर टाउन। ठीक है, ऐसे में यहां का सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा का जो लोअर टाउन है उसे हम माउंट ई का संज्ञा देते हैं।
अब यहां पे एक चीज और ध्यान रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में मैंने बताया कि ये कोई भी जो नगर है वो केवल दो भागों में विभाजित होता था, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, इसका एक क्या है, अपवाद है, और वह अपवाद है आपका कौन, धौलावीरा। क्योंकि धौलावीरा का जो नगर है वह दो नहीं बल्कि किसमें विभाजित है, तीन भागों में विभाजित है। क्योंकि समानतः नगर दो भागों में विभाजित होते थे, लेकिन इनको मची क्या कि भैया ना, हम तीन भागों में होंगे, तुम डाल डाल तो हम पात पात। इन्होंने कहा कि हम मिडिल क्लास सोसाइटी को भी स्थान देंगे, तो इन्होंने पहले किया किसको, पहले किया इन्होंने हाई क्लास सोसाइटी सिटाडेल को, फिर मिडिल क्लास सोसाइटी को मध्यम नगर, और तीसरा जो इन्होंने लोअर टाउन। तो एकमात्र ऐसा नगर है जिसके नगर तीन भागों में विभाजित हमें देखने को मिलते। खैर, तो माउंट ई जो है कि इसके लोअर टाउन को दर्शाता है। इस माउंट ई से मार्केट के, बाजार के, सामान या फिर वस्तुओं के निरीक्षण स्थल के रूप में प्रमाण मिलते हैं। शंख, अगेट एवं ताम्र की बनी हुई जो कार्यशाला है, ठीक है, इसके प्रमाण मिलते हैं। यात्रियों एवं व्यापारियों के लिए आराम या फिर पड़ाव स्थल के भी जो साक्ष्य हैं इस माउंट ई से देखने को मिले हुए, ठीक है। इसके अलावा R37 और जो HR रीजन है, ठीक है, R37 और HR रीजन जो है वो आपके हड़प्पा से संबंधित है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा डीके क्षेत्र का संबंध किससे है, तो जो डीके क्षेत्र है वह आपके मोहनजोदाड़ो संबंधित है। वैसे ही R37 और HR जो है वह किससे संबंधित है, वो आपके हड़प्पा से संबंधित है। तो ये जो HR या फिर R37 क्षेत्र है ये हड़प्पा बस्ती के बाहर स्थित कब्रिस्तान को R37 कहा गया। ध्यान रखिएगा, हड़प्पा के बाहर स्थित जो कब्रिस्तान था उसके लिए उसका जो नामकरण किया गया वो R37 किया गया। और ऐसी ही एक दूसरी समाधि को HR समाधि कहा गया। HR का मतलब क्या होता है, HR कब्रिस्तान सिंधु सभ्यता के परिवर्तित काल को, परिवर्तित मतलब लेट हड़प्पन पीरियड को दर्शाती है। लेकिन कब्रिस्तान R37 निश्चित रूप से सिंधु सभ्यता के काल का है, मतलब विकसित सिंधु सभ्यता के काल का जो है हमें देखने को मिलता है। और यहां से सब कास्ट पेटिका, ठीक है, सब कास्ट पेटिका जो है मिली हुई है जो कि देवदार की लकड़ी की बनी थी। जो आप वुडन कॉफिन कहते हो ना, वुडन कॉफिन जो लकड़ी का बना हुआ कॉफिन होता है उसका जो प्रमाण है वह मिला हुआ है। वो किस लकड़ी का बना हुआ है, देवदार की जो लकड़ी है उसका बना हुआ है, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें कि इसी R37 से जो कि समाधि है वहां से कुल 90 कंकालों के प्रमाण मिले हुए हैं तथा 57 कब्रों के जो प्रमाण हैं वह प्रकाश में यहां से आए हुए हैं। यहां पर प्रारंभ में माधो स्वरूप वत्स ने जो है तो उसके पश्चात 1946 में मार्टिमर व्हीलर ने उत्खनन कराया। और आपकी एग्जाम को एक क्वेश्चन है डेडिकेटेड, हड़प्पा का उत्खनन आपने देखा कई लोगों ने कराया दयाराम साहनी ने कराया, माधव स्वरूप वत्स ने कराया, मार्टिमर व्हीलर ने कराया, जॉर्ज एफ डेल्स ने कराया, जेएम कन्वायर ने कराया, मेडो ने कराया। लेकिन यहां पे डेडिकेटेड पूछा जाए कि R37 में किसने कराया है तो माधव स्वरूप वत्स ने पहले कराया और उसके बाद मार्टिमर व्हीलर ने 1946 में कराया। और इस समाधि से सर्वाधिक रोग जिसकी पुष्टि हमें मिली वह रोग कौन सा था, आर्थराइटिस था, गठिया रोग के प्रमाण मिले। तो इससे पता चलता है कि हड़प्पा के लोग सर्वाधिक रूप से किस रोग से ग्रसित थे। ये जो रोग है ये नहीं है कि वर्तमान समय में आधुनिक काल में लोग परेशान है रोगों से, पहले से भी परेशान है। जो गठिया है ना, इसमें घुटने वगैरह काम करना बंद कर देते हैं, आप चल नहीं पाते हो सही से, हाथ के जो ज्वाइंट है उसमें दिक्कत आने लगती है। तो ये कैसे होता है, तो ये आपके पहली बात तो बोन डिजीज है और इसके प्रमाण हमें सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा के पुरातनों से प्राप्त होता है, ठीक है। हड़प्पा के कब्र में एक बच्चे को एक स्त्री के साथ दफनाए जाने का जो साक्ष्य वह मिला है और इस महिला के प्रसव के दौरान मृत्यु हुई थी। मतलब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में निम्नलिखित में से किस पुरास्थल से कब्र प्राप्त हुआ है जहां पे एक प्रसव पीड़ित महिला की मृत्यु के कब्र का प्रमाण मिला हुआ है, तो वह हड़प्पा से मिला हुआ है जहां पर उस महिला के साथ साथ उसके बच्चे को भी दफनाए जाने का जो प्रमाण है वह हमें वहां पर देखने को मिला हुआ है। और अभी हाल ही में हुए हड़प्पा की जो नवीन खुदाई है उसमें सूती कपड़े का भी साक्ष्य मिला है और हड़प्पा की एक कब्र से ताम्र दर्पण कॉपर मिरर पर लिपटे हुए सूती धागों के प्रमाण और तांबे के स्तरों पर, हथों पर तथा फेंस पात्रों पर
के भीतर जो है मिले हुए हैं, और यहां से मिट्टी की मूसा मिली है जिसका प्रयोग तांबा गलाने के लिए होता था। अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखना है, समानतः जब हम सूती कपड़ों की बात करते हैं तो उसके लिए जाना जाता है आपका मोहनजोदाड़ो, लेकिन हाल ही में जो उत्खनन हुआ वहां पर भी अर्थात हड़प्पा में भी सूती कपड़ों के लिए जाना जाता है। अब हमारी और आपकी तरह तो ये शीशे तो वर्तमान समय में है नहीं कि नहीं हमने शीशा देख लिया, वाह क्या खूबसूरती नजर आ रही है, और स्नैपचैट तो है नहीं कि लगाया फिल्टर और थे करिया बन गए गोर, ठीक है, तो वो भी नहीं है। अब उनके पास क्या है भैया, कॉपर। कॉपर को इतने अच्छे से फाइन करते थे कि यदि आप देखेंगे तो उसमें उनकी जो झलक है, उनकी जो चमक है वह दिखाई देती थी, और उसी प्रकार का जो आपका क्या है कॉपर मिरर है उसका प्रयोग देखने को मिलता है। एक बात हमेशा ध्यान में रखो, किसी भी जैसे भी हो कैसे भी हो, काले हो गोरे हो छोटे हो मोटे हो नाटे हो कैसे भी हो, तुम हो और तुम्हारा स्थान कोई ले नहीं सकता। हम जैसे हैं वो हम अपने लिए हैं, आप जैसे हो आप अपने लिए हो, जैसे भी हो उसमें खुश रहना सीखो। यदि दूसरे की बातों को ध्यान देना शुरू किए तो आदमी ऐसा है, आप लाख अच्छा कर लीजिए फिर भी आपकी बुराई करने वाले लोग आपको मिल जाएंगे। तो इस चक्कर में बिल्कुल ना पड़ो कि चार लोग क्या कहेंगे। ये चार लोग वही हैं जो कि मरने के बाद आपको कंधा देके आपको कह देंगे राम नाम सत्य है, निकल लो अब। तो भैया इनकी बातों को ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, अपना काम करो। एक कहावत है ना, सिंपल सा कहावत यूपी में एकदम ठेठ, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। तो अपने काम से काम मतलब रखो, कोई दुनिया क्या कह रही है उससे मतलब न रखो, अपने काम को अच्छे से करो। सब बाकी लोगों को काम है वो कहेंगे, आपके जैसे जैसे परिस्थितियां बदलेंगी वैसे वैसे लोगों के विचार भी बदलेंगे। तो आप काम ऐसा करो कि जो लोग आज आपको टारगेट कर रहे हैं वही लोग आपके पीछे कल पड़े कि नहीं भैया इनसे संबंध जोड़े। होगा ना जब आप सफल होते हो तो जो लोग आपको नहीं भी जानते हैं तो भी वो आपसे संबंध जोड़ते हैं, तो काम वो करना है, ये नहीं कि उनकी बातों को दिल पे लगा के बैठे पड़े। इतना कमजोर नहीं बनना, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। मजबूत बनो, अच्छे से पढ़ो लिखो, माता पिता का सम्मान करो और बाकी जीवन में आगे बढ़ो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी हड़प्पा से कांसे का ढक्कन वाला विशाल भोजन तैयार करने का पात्र भी प्राप्त हुआ है। देखिए अब मैंने बताया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में ब्रॉन्ज के बने हुए जो चीजें हैं वो भी प्राप्त हो रही हैं, और इसी जगह से ब्रॉन्ज का बना हुआ विशाल भोजन तैयार करने वाला जो वेयर है, जो पॉटरी है, जो पात्र है वह प्राप्त हुआ है। यहीं से हड़प्पा से शंख से निर्मित बैल, शंख से बने हुए पात्रों पर चांदी जड़े जाने का जो साक्ष्य है वह प्राप्त है। सिल्वर का प्रमाण यहां से मिल रहा है, ध्यान रखिएगा, सिल्वर का प्रमाण यहां से मिल रहा है, और मातृ देवी की मृण मूर्ति आदि भी यहां से मिलती। अब एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, यहां पे आ गया आपका मातृ देवी मृण मूर्ति। वैसे यदि हम समाज की बात करते हैं, हम बार बार कहते हैं ना कि हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है। हमारी जो सोसाइटी है पैट्रियार्की सोसाइटी है, जहां पे जो पुरुष है वही प्रधान है, वही मुखिया है। लेकिन आज से हजारों साल पहले जिस प्रकार के साक्ष्य, जिस प्रकार के एविडेंस मिलते हैं उसके आधार पर जो सिंधु घाटी सभ्यता है जो कि भारत की सबसे बड़ी सभ्यता है, वह समाज पुरुष प्रधान समाज नहीं था, मातृ प्रधान समाज था, मातृ सत्तात्मक समाज था। हिस्टोरियंस ने जो फैक्ट एंड फाइंडिंग्स मिली है उसके आधार पर कहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो समाज थी वो मैट्रियार्कल सोसाइटी थी, मातृ सत्तात्मक समाज थी, महिला प्रधान समाज था। और उसका एविडेंस देता है यहां से प्राप्त होने वाली हजारों की संख्या में मृण मूर्तियां। ठीक है, ये मृण मूर्तियां आपको सभी पुरातनों से, अधिकांश पुरातनों से भर भर के प्राप्त हुई हैं, और इसी प्रकार की मृण मूर्ति हमें हड़प्पा से भी जो है देखने को मिलती है। दो बड़े इंपॉर्टेंट है सोसाइटी, यदि आप भारत को देखें तो दो काल मातृ सत्तात्मक समाज को डिनोट करते हैं, एक इंडस वैली सिविलाइजेशन, दूसरा सातवाहन काल। सातवाहन काल में आप देखेंगे कि उनके जो शासक हैं वह अपने नामों के आगे अपनी माताओं के नामों को लगाते थे। गौतमी पुत्र शातकर्णी, यज्ञ श्री शातकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुलमावी। ठीक है, ये सभी चीजों को आपको याद रखिए, वो अपने शासकों के जो नाम है वो अपनी माताओं के नाम को पहले लगाते थे, उसके बाद अपने नाम लगाते थे। ठीक है, हड़प्पा से ही कांसे के 3 उपकरणों का जो एक गुच्छा है और एक जो प्रसाधन पात्र है, जो वैनिटी बॉक्स है, वह भी मिला है। आदमी अपनी सौंदर्यता को बढ़ाने का कोई जो नया मेकअप वेकअप का सामान है ये अभी का थोड़ी है,
ये हजारों साल पहले से है। सजना संवरना, अच्छा दिखना, ये कॉन्सेप्ट हजारों साल पहले से है कि हम अच्छे दिखें, हम बेहतर दिखें। ठीक है, ये हजारों साल पहले चला हुआ है। और सिंधु घाटी सभ्यता में भी इसी प्रकार के जो प्रसाधन पात्र है, जो वैनिटी बॉक्स है, वह हमें मिला हुआ है, जिसमें हमें विधनी का प्रमाण मिला है, चिमटी का प्रमाण मिला है, स्कूप का प्रमाण मिला है। तो सोचिए कि आदमी अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए क्या कुछ नहीं करता है। अब वो बात अलग है कि अब अलग अलग फिल्टर्स आ गए हैं, जो लोग उस काबिल नहीं भी हैं वो भी जो है कुक बनने का प्रयास हमेशा से करते रहे। ठीक है, इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण यदि हम प्राप्तियों की बात करते हैं तो उसमें हमें 16 ताम्र भट्टियों के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, तांबे की बनी हुई इक्का गाड़ी का प्रमाण मिला हुआ है, 2 पहिए वाले तांबे का रथ का प्रमाण मिला हुआ है, तांबे का जो पैमाना है, जो स्केल है, वह मिला हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपर स्केल का प्रमाण कहां से मिला है, आपके एग्जाम में आता है। कॉपर एमुलेट्स के प्रमाण कहां से मिले हुए, कॉपर के बने हुए, तांबे के बने हुए जो ताबीज है वह कहां से मिला है। सोने के मनकों वाला 6 लड़ियों का हार, ठीक है, गोल्डन बीड्स से बना हुआ जो नेकलेस है, हार है, वह कहां से मिला है, वो भी आपको यहीं से मिला है। ठीक है, सोने का बड़ा कंगन, जो बैंगल्स है, बड़ा सा जो बैंगल है सोने का, वह भी आपको यहां से मिला हुआ है। ठीक है, प्रसाधन केस, कॉस्मेटिक केस का प्रमाण कहां से मिला है, मैंने बताया ना कि सजने संवरने वाली जो स्थिति है, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, दोनों को सजने संवरने की आवश्यकता पड़ती है। फीमेल ब्यूटी पार्लर उनका, मेल का जेंट्स पार्लर। आप देख लीजिए विभिन्न प्रकार के हेयर कट आपको दिखाई देंगे, ऐसे हेयर कट कि आप देख के बेहोश हो जाएं। ठीक है, तो उनके जो कॉस्मेटिक केस है आज से हजारों साल पहले हड़प्पा में भी जो है देखने को मिल रहा है। वैनिटी बॉक्स मिल रहा है, कॉस्मेटिक केस भी मिल रहा है, इसके अलावा अभिलेख युक्त मोहरे भी हमें मिल रही हैं। ठीक है, लाजवर्द का जो लॉकेट है, लेपिस लेजुली का जो लॉकेट है, जो पेंडेंट है, वो मिल रहा है। इसके अलावा जो सिमेट्री एच है, उस सिमेट्री एच से प्राप्त हमें गधे की हड्डी, बहुत इंपॉर्टेंट है, मछली की हड्डी। ठीक है, मैरिन कैटफिश के जो प्रमाण हैं वह भी यहां से देखने को मिल रहे हैं। तो मनुष्यों के साक्ष्य, मानव कंकालों के साक्ष्य मैंने बताया 90 मानव कंकाल मिले हैं, 57 कब्र मिली हुई है जिनमें गठिया का प्रमाण मिला हुआ था। तो मानव के संदर्भ में हो गया। पशुओं की यदि हम बात करते हैं तो यहां पे हमें गधे की हड्डी मिली हुई है, मछली की हड्डी मिली हुई है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा हड़प्पा से ही हमें प्राप्त एक मुहर पर गरुड़ पक्षी को सांप पकड़े हुए दिखाया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, और आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो हड़प्पा से एक मुहर पर गरुड़ पक्षी सांप को पकड़े हुए और दूसरी मुहर पर खरगोश पकड़े हुए कुत्ते का अंकन जो है देखने को मिलता है। इसके अलावा यहां के मृदभांड पर दूध पिलाती हिरण का प्रमाण, जाल के साथ मछुआरे आदि का जो अंकन है वह हमें देखने को मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता के बेटे देखो हम जब बात करेंगे, ठीक है, सिंधु सभ्यता की जब भी बात होगी तो ध्यान रखिएगा कि यहां का जो मृदभांड है उनमें सबसे जो महत्वपूर्ण मृदभांड है वो है आपका RW, रेडवेयर, जो लाल रंग की मृदभांडी परंपरा है, इनकी सबसे विशिष्ट मृदभांडी परंपरा है। और यहां के मृदभांडों पर दूध पिलाती हुई हिरण का अंकन, ठीक है, मछुआरे का अंकन, ये सभी चीजों का अंकन जो है देखने को मिलता है। मिट्टी की बनी हुई टोकरी का एकमात्र साक्ष्य जो है वह हमें हड़प्पा से मिलता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मिट्टी की बनी हुई टेराकोटा का बना हुआ जो आपका क्या है टोकरी है, उसका प्रमाण भी आपको एकमात्र हड़प्पा से मिला है। मिट्टी की गोल सलाकाकार 31 मुद्रा छापे जो है कि यहां से हड़प्पा से प्राप्त हुई है। हड़प्पा से ही हिरण पर आक्रमण करते हुए कुत्ते की पीतल की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। हिरण पर आक्रमण करते हुए कुत्ते की पीतल की जो मूर्ति है वह हड़प्पा से प्राप्त हो रही है। और साथ ही साथ धान कूटने की जो ओखली का साक्ष्य है वह भी हमें देखने को मिलता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि उस काल में जो लोग हैं वो जो धान की, जो चावल की जो खेती है वह करते रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा फसली साक्ष्य में किस प्रकार की चीजें, तो गेहूं, जौ, तिल, तरबूज के बीज, मटर, खजूर, चावल, बाजरा इत्यादि जो आपके प्रकार के जो फसल हैं उनके जो प्रमाण है वह हमें यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो यह रहा आप लोगों का हड़प्पा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां।
उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। हम लोग जब अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तो अगले पुरास्थल, महत्वपूर्ण पुरास्थल मोहनजोदाड़ो के बारे में आपसे डिस्कशन करेंगे। ये जो कंप्लीट पीडीएफ है ये आप हमारे ऐप से भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें सभी पुरास्थलों के बारे में जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं वो आपको हमारे जो ऐप है रुद्र एजुकेशन हब, उसको डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आपको चीजें मिल जाएंगी। और यदि आप हमारे यूजीसी नेट आर्कियोलॉजी जून 2025 के लिए या फिर हिस्ट्री जून 2025 के लिए या सीयूटी पीजी के कोर्सेज के लिए दोस्तों आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे ऐप को जरूर से डाउनलोड करें। वहां पे आपको लाइव क्लासेस, जो भी लाइव क्लासेस हम लेंगे उनकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल मिलेगी, जिसको कि आप बाद में कभी भी कितनी भी बार देख सकते हैं। मॉक टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित होगा। टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट होंगे, फर्स्ट पेपर के मॉक टेस्ट होंगे, मॉडल पेपर्स होंगे, बाइलिंगुअल में होंगे और मल्टीपल टाइम्स जो है उस आप मॉक टेस्ट को दे पाएंगे। इसके अलावा यदि हम बात करें तो हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड कराएंगे 2004 से 2024 की, उनकी आंसर की, उनकी पीडीएफ, उनके वीडियोस के एक्सप्लेनेशन, सब कुछ जो है दोस्तों आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। दोस्तों बैच में जुड़ना ना भूलें, इससे भी अच्छी, इससे भी डेप्थ क्लासेस जो है हम अपने बैच में आप सभी को प्रोवाइड कराते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताएं, आपका फीडबैक ही हमें बेहतर बनाता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।